हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब सही चल रहा होगा ये उम्मीद करता हूँ। जो भी मुझे हरियाणा महेंद्रगढ़ से सुन रहे हैं, सोनीपत से सुन रहे हैं, सिरसा से सुन रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। जल्दी से जल्दी आ जाइए, आप लोग अपनी पॉलिटी की यात्रा शुरू करते हैं। 4 दिन का आपका और मेरा साथ है। वेडनेसडे तक, वेडनेसडे को तो शायद सर आ ही जाएंगे। वो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ही वेडनेसडे तक। थर्सडे तक आप और हम साथ हैं। कल जो क्लास हमने की थी, क्लास मैंने इंडियन पॉलिटी की 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपकी शुरुआत करी थी बैकअप के लिए, कि आपका टाइम खराब ना हो। वनडे एग्जाम को टारगेट रखते हुए हमने वो क्लास करी थी। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वनडे क्लास को देखते हुए हम लोगों ने उस क्लास को किया था। आज उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कल जो क्लास हुई थी वो पार्ट 1 था। उसमें सेट करवाया था मैंने, सेट में कुछ क्वेश्चंस थे वो करवाया था। आज इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये एमसीक्यू सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कल समझ में आया होगा आपको। और जिन विद्यार्थियों को कल जो पहली बार मिले थे मुझसे, जिन विद्यार्थियों को पॉलिटी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 4 दिनों आपको, उससे या उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, और वो भी नहीं है तो मैंने आपको कल व्हाट्सअप का नंबर भी दिया था। आप व्हाट्सअप पे भी बता सकते हैं क्या है समस्या, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक। गुड इवनिंग। आगे अब चलते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको, आपने कल अगर मैंने पिन कर दी थी, कल अगर आपने पीडीएफ देखी होगी तो वो पीडीएफ में 25-25 पीडीएफ के सेट थे जो हैं। 25-25 पीडीएफ में से कल 25 पीडीएफ के फर्स्ट सेट में से 12 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 है जिसकी हमें शुरुआत करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है डियर। इंडियन भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से असत्य है। असत्य बताना है। जो राइट टू फ्रीडम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है, राइट टू फ्रीडम जो प्रोवाइड किया है, राइट टू फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है, वो प्रोवाइड है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, जो हमें प्रोवाइड किया है। तो हम मैं ऑप्शन बताता हूं आपको, फिर आप इसका रिप्लाई कीजिएगा। उसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसका उल्लेख 25 से 28 है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा असत्य है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है, ये उसने पूछा है, ना कि उसने करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ये तो करेक्ट हो ही गया है, 25 से 28 है। सेकंड ऑप्शन है, यह धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये सेकंड ऑप्शन है जो हमें दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू वॉरशिप। फोर्थ ऑप्शन है, इसमें उल्लेख है राज्य का अपना धर्म होता है। इट स्टेट दैट द स्टेट हैज इट्स ऑन रिलीजन। ये 4 ऑप्शन है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या लगता है आपको कि इसमें से फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या फोर्थ ऑप्शन होगा। इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट क्वेश्चन को अगर जान लेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही जाएंगे। तो रिप्लाई कीजिएगा, फास्ट रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या है क्या नहीं। और कल के एग्जाम में भी मैंने आपको एक बताई थी बात, कल की क्लास में ही बताई थी, ये गलतियां करने का मंच है, आप जी भर के गलतियां कीजिए, मैं उसको ठीक करने के लिए बैठा हूं। आपका हर अटेम्प्ट आपको आगे की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। और हर प्रयास, जैसे न्यूटन कहते थे, आज जो मुझे दुनिया सक्सेस देखती है, मेरे एक प्रयास से जो सक्सेस मुझे देखती है दुनिया, मगर उसके पीछे मेरी 99 असफलताएं हैं जिनको मैंने बार बार करा और उसके बाद मैं सक्सेस की तरफ पहुंचा। तो कोई गलत जवाब भी अगर आपका होता है डियर, तो आप ये सोचिए ये सब आपके जैसे भाई बहन है, ये सब आपके जैसे ही हैं। कोई भी आपसे कोई सीनियर नहीं है, कोई सीनियर होता तो वो यहाँ पे नहीं होता। सब आपके जैसे हैं, सीखने की क्लास है ये, आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको यहाँ पे ना कुछ पाना है, और सब आपके जैसे उसी लाइन में लगे हुए हैं आपके हिसाब से। ये हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, किसी को उनको आता है, ऐसा नहीं है कि सबको सबके क्वेश्चन आते हैं। तो आप अटेम्प्ट कीजिए, जो भी लोग हैं आंसर दीजिए, ठीक करने के लिए बैठा हूं। जब आप किसी गेम में, जब आप किसी क्लास में, जब आप किसी रिलेशन में, जब आप किसी काम में, वर्क में आप पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों तरफ से मिलकर पार्टिसिपेशन होता है, फ्रंट और बैक का, तो उसके बाद क्या है, अट्रैक्टिव हो जाता है, इंडल्ज हो जाते हैं। और क्लासरूम में जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है ना डियर, किसी ने मतलब एक फिल्म है आपने देखी होगी, शराबी, अमिताभ बच्चन की, उसमें एक शो होता है, उसमें जो जयाप्रदा जी होती हैं वो डांसर होती हैं। तो वो सही कहती हैं कि विक्की बाबू तुमने टिकट तो खरीद ली है स्टेडियम की, और आपने पूरा ऑडिटोरियम बुक करवा दिया है, मगर
मैं नृत्य भी पेश कर दूंगी, मगर एक कलाकार सिर्फ पैसे का ही नहीं, एक कलाकार जो भूखा होता है वो किस चीज का होता है, एप्रिसिएशन का, तालियों का भी होता है, वो कौन देगा। तो ऐसे ही ये क्लास है, क्लास टू वे होती है, आप भी इंटरेक्टिव करते हैं, आप भी अगर आप भी अगर ना एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूं, तो बात बन सकती है, नहीं तो शो मस्ट बी गो ऑन। तो इसका आंसर देखते हैं, हाँ सही जवाब है आपका। इसका आंसर देखते हैं, 25 से 28 में किया गया है, तो ये तो सही है, मगर इसने तो इनकरेक्ट पूछा है। ये 25 में 8 में राइट टू फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सही है ये। सेकंड है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यस ये भी सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी यस सही है। और याद करना, उपासना करने की पद्धति जरूरी नहीं है वो भारतीय हो, अगर आप अफ्रीका से भी आते हैं, आपकी कोई पद्धति है जिससे आप उपासना करते हैं भारत में, भारत सरकार, भारत का संविधान आपका उसका भी सम्मान करता है, बशर्ते वो शिष्टाचार के अंदर होनी चाहिए, वो जो पद्धति होनी चाहिए वो किसी स्वास्थ्य के अंदर हानिकारक ना हो, और वो किसी भी प्रकार से जो है अंधविश्वास ना फैलाए। तो आप अपनी देश की पद्धति भी भारत में कर सकते हैं। मगर फोर्थ क्या कह रहा है, ये तो कुछ गलत कह रहा है, ये अजीब सा कह रहा है। इसमें उल्लेख है राज्य का अपना धर्म होता है, राज्य का अपना धर्म हो, इसीलिए तो कुछ लोग लग रहे हैं कि भारत को क्या बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो लोग लग रहे हैं, मगर गलत। भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत एक, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और हम तो इतने बड़े सेकुलर हैं, सेकुलर का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन देखोगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ट्रांसलेशन में सेकुलरिज्म को बताया गया धर्मनिरपेक्ष। धर्म गिने चुने होते हैं, जैसे भारत में क्या है, भारत में 5-6 धर्म है, 6 धर्म है बल्कि भारत में, ठीक है, 7वां धर्म भी होगा कोई हो, रेयरेस्ट है, मगर 6 धर्मों को तो सरकार आइडेंटिफाई कर चुकी है ढंग से, जनगणना में इनका नाम भी बकायदा आता है। उसके बाद भी भारत का संविधान तो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म के अंदर पंथ निरपेक्षता की बात भी भारत सरकार करती है। जैसे रविदास धर्म है, पंथ अलग से है, कबीर पंथ अलग से है, तो सरकार कहती है कि हम तो उनमें भी विभेद नहीं करेंगे। मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में शिया है, सुन्नी है, देवबंद है, बरेलवी है, ये सब अलग अलग हैं, ये फिरके अलग अलग हैं, सरकार इन फिरकों में भी फर्क नहीं करती है, ठीक है। तो हम तो और आगे बढ़ गए हैं पंथ निरपेक्ष, मगर भारत के संविधान में पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, हमने प्रियम्बल में भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, हमने भाग 3 में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि भारत एक सेकुलर कंट्री होगा। और तीसरा एक बात और है कि भारत इसके साथ साथ सेकुलर कंट्री होने के साथ साथ ही क्या है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की बात है वो पॉजिटिव सेंस में है, नकारात्मक नहीं है। जैसे यूएसए से कंसेप्ट आया था कि धर्म होगा, राज्य का धर्म होगा और राज्य धर्मनिरपेक्ष भी होगा, तो उसने राज्य का धर्म पहले अपनाया था, फिर उसने राज्य का धर्म हटा दिया, उसके बाद वो क्या धर्मनिरपेक्ष है, मगर वो धर्म में क्या है, नकारात्मक है, वो सहयोग भी नहीं करता, मगर भारत धर्म में फिर भी सहयोग करता है, भारत धर्म में छुट्टियां भी करता है और इसके लिए सारी फैसिलिटी देता है। तो राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है, ना कभी ध्यान रखना। और भारत में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो है कंक्रीट कॉन्सेप्ट है उसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बेसिक कंसेप्ट का, मूल ढांचे का जो संविधान दिया था वो उसमें शामिल होता है। धर्मनिरपेक्षता भी मूल ढांचे के संविधान में है, सरकार चाह के भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इनकरेक्ट है डियर, इनकरेक्ट है डी। आपका आंसर सही है डियर, इनकरेक्ट है डी, डी इसका आंसर है, डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आज का सेकंड सवाल, और हमारे सेट नंबर 1 जो 25 क्वेश्चन का सेट है उसमें सेट नंबर 1 में ये सेट नंबर 1 का 40 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है एक भारतीय नागरिक को किसी भी सड़क, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, कौन सा बताता है। देखो, सार्वजनिक प्रवेश पे काफी दिक्कतें हैं, काफी दिक्कतें हुआ करती थी, और आपको याद होगा बी.आर. अंबेडकर का महाराष्ट्र में हुआ महाड़ आंदोलन, जो महाड़ एक ना तालाब था, उसका पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन करा था। तो भारत में ये जो लिखी गई चीजें हैं, आज का जो यूथ है उसके लिए तो कुछ भी ये चीजें बिल्कुल हंसता है। जैसे मैं भी कई बार पॉलिटी के बैच में पढ़ाता हूँ करोल बाग में, तो करोल बाग में कई बच्चे आके ये कहते हैं, सर होता है क्या ऐसा, ऐसा होता है क्या सर, हमने तो कभी सुना नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी किया नहीं। मगर डियर, भारत में अनटचेबिलिटी अभी भी है, ये भारत में सारी समस्याएं हैं, इसीलिए भारत के संविधान में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं पे जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 14 की है, तो आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग पार्ट के हैं, सारे भाग पार्ट थर्ड मौलिक अधिकार चैप्टर के सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन किससे संबंधित है, ये ऑप्शन संबंधित है इक्वालिटी से, ठीक है,
17 ऑप्शन है जो साफ साफ कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है। ये जो ऑप्शन है 15, ये सबसे ज्यादा डीपली लिखा गया है। 15 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म, जाति या धर्म में लिंग या जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, मगर डोमिसाइल के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हरियाणा सरकार राज्य की नौकरियों में हरियाणा के लोगों को प्रमोट करने के लिए जिनका डाटा होना चाहिए, ऑफिशियली डाटा होना चाहिए, साइंटिफिक रूप से कि ये पिछड़े हैं, उनको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार जो है वो डोमिसाइल नीति लगा सकती है, ये इसका एक्सेप्शन है। मगर इसी आर्टिकल में 15.2 में संविधान साफ साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्लेस पे आने जाने से कोई भी रोका नहीं जाएगा, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये कहता है। इसी के साथ आर्टिकल 18 भी याद करना। 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। यहां पे हम रिवीजन करते जाएंगे थोड़े आर्टिकल की एक्स्ट्रा डोज की। उपाधियों का अंत, तो ये आंसर सही था आपका। नेक्स्ट चलते हैं 15। राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपको एक जान के अचंभा होगा, मतलब अब थोड़ा सा ये व्यवस्था सेट नहीं है, थोड़ी सी व्यवस्था, मगर फिर भी काफी हद तक ये व्यवस्था सेट है। व्यवस्था क्या है डियर? व्यवस्था ये है, जैसे तमिलनाडु के कुछ विशेष मंदिर हैं, तमिलनाडु के कह रहा हूँ, सॉरी, बनारस के कुछ विशेष मंदिर हैं। बनारस के मंदिर में जन्म स्थान के आधार पर एक तरह से आरक्षण चलता है, और अभी भी है। अभी भी मतलब उसने अपनी मंदिर ने अपनी व्यवस्था संविधान से तो हटा लिया है, मंदिर की भी एक बुक है, रूल है, उसके से हटा लिया है, मगर अभी भी ये व्यवस्था चाहे अनचाहे रूप से चल रही है कि उसमें तमिलनाडु के अयंगर ब्राह्मणों को ही बनाया जाता है, वहाँ पे पुजारी बनाया जाता है, ये व्यवस्था चल रही है। ठीक है, इसी प्रकार साउथ में कई ऐसे मंदिर है जहाँ साउथ के मंदिर में एक धर्म जाति विशेष और एक जन्म स्थान के विशेष पे केरल के मंदिरों को ही, केरल के विश्व क्षेत्र के लोगों को ही बनाया जाता है पुजारी, प्रिस्ट, उन्हीं को ही बनाया जाता है। तो मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो है भेदभाव संविधान में होता रहा था। और संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब खुद ही इससे प्रताड़ित थे। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के लिखा है कि भारत में कभी भेदभाव नहीं होगा। और भारत के समाज की सबसे बड़ी समस्या ही है ये, देखा जाए तो हमें मन राजनीतिक क्रांति लेके आज़ादी तो ले ली है, मगर सामाजिक क्रांति लेके अभी हम समाज में आज़ादी, समाज में क्रांति नहीं ले पाए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इसीलिए संविधान ने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब याद रखना कि ये सारी व्यवस्था विस्तृत रूप से की गई है। और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 15 दिया गया है, अनुच्छेद 23 दिया गया है, अनुच्छेद 14 दिया गया है, अनुच्छेद 19 दिया गया है। ये 4 अनुच्छेद हैं जो हमें दिए गए हैं, और हमें इनमें से बताना है ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये किससे संबंधित है। तो आप बताइए किससे संबंधित है, ताकि डिटेल में इस क्वेश्चन को करा जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अटेम्प्ट आप करते रहिए, सही गलत का निर्धारण आप मत कीजिए। कुछ चीज़ें जो हैं मुझ पर छोड़ दीजिए और विश्वास कीजिए, आप जो चीज़ें मुझ पर छोड़ेंगे उसके लिए मैं कैपेबल हूँ, एज ए एकेडमिक कैपेबल हूँ, कंपटीशन एग्जाम में कैपेबल हूँ, और टीचिंग का भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, और क्वांटिटी भी मैंने मेंटोरशिप में अच्छी कर रखी है, तो मैं कैपेबल हूँ, आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पर। देखो, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15, हाँ आपका जवाब सही है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिक क्लियर है आपका, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका, और होना ही चाहिए डियर। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, मगर किसी चैप्टर का कंसेप्ट अगर ऊपर नीचे है तो हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन आपके खराब हो जाएं। तो आता है या नहीं आता, अब व्यवस्था उसमें चल रही है। और कुछ टीचर, सस्ते टीचर जो यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए कहते हैं ना, आइए सिखाते हैं तुक्का कैसे लगाते हैं। ये जो एग्जाम हो गए हैं ना, ये तुक्के वाले नहीं हो गए। अगर तुक्के वाले एग्जाम अगर हो जाते ना तो व्यवस्था सही बनती। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आंसर लगाओ बी, जय माता दी, आंसर लगाओ डी। और ये जो कंसेप्ट हुआ करता था सी 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 सही है, सब कुछ नहीं आता तो ऑप्शन सी लगा दो, आपका सही होगा। इस चक्कर में भी पढ़ना मत। दिया वही जलेगा बेटा जिसमें होगा दम, वो चाहे हो गए तुम या हम।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, आपके पिताजी की सरकार में कितनी पैठ है। आखिर में अब आप देख रहे होंगे, पेपर लीक हो जाए वो बात अलग है, मगर मेंस का अगर रिजल्ट आ जाता है, पीटी का रिजल्ट आ जाता है, उस पर कोई विभेद नहीं होता है। कारण क्या, अब कोर्ट में ये कॉपियां पेश होने लगी हैं। तो ध्यान रखना, विद्वता ही जीतेगी। तुक्का वुक्का एक आधा क्वेश्चन सही करवा सकते हैं, रेयरेस्ट रेयरेस्ट, मगर वो तुक्के के बिहाफ पे काम नहीं चलता है। तो कंसेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सही कहा आपने, आर्टिकल 15 इसका आंसर है। आर्टिकल 15 ही कहता है मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और 15 का ही पार्ट 2 है जो कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रेस्टोरेंट में, सड़क पे सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने पे छूट प्रदान की जाएगी। और आर्टिकल 23 किससे कहता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 14 किसको कहता है, समता का अधिकार। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और कानून भी सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 19 सबसे पवित्र है। ये क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें इस अधिकार के बारे में बताता है कि भारत में जो भी व्यक्ति होगा वो राइट टू फ्रीडम को एंजॉय करेगा। और इसमें 6 फ्रीडम है। और मगर अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान के समय 7 फ्रीडम थी। और इनमें से एक फ्रीडम कौन सी थी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दी गई है, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, अब किसी को भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। और ये किसके द्वारा हटाया है, 44वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा अब इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आज का 16 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़ेपन के लिए उचित वर्गीकरण का प्रावधान शामिल है। उचित वर्गीकरण का प्रावधान शामिल है, ये इसके अंदर पूछा गया है। किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान के लिए। अवसरों की समानता, सबसे बड़ी बात तो अवसरों की समानता वाली वर्ड को पकड़ो। अवसरों की समानता वाली क्या कहती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अवसर की समानता है, अवसर की समानता मतलब लोक सेवकों के लिए जो सरकारी पद हैं, उन सरकारी पदों में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अवसर की समानता का मतलब कोई भी विशेष जाति के लिए, कोई भी विशेष धर्म के लिए, कोई भी विशेष समुदाय के लिए, कोई भी विशेष स्थान के लिए एक भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी जगह। फॉर्म निकलेगा और सबके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, 1972 के आसपास की बात है। 1972 में एक चपरासी की वैकेंसी निकली थी सरकारी विभाग में, चपरासी की वैकेंसी। अब तो खैर वेतन आयोग कई लग गए हैं, चपरासी भी मंत्री बन गए हैं, एक तरह से संतरी भी मंत्री बने हुए हैं। सैलरी बहुत बढ़िया है। इस समय ग्रुप डी के लिए भी बहुत मारामारी रहती है, ध्यान रखना इस चीज का। मगर उस समय तो उतनी सैलरी भी नहीं थी। तो एक व्यक्ति जिसने ये वैकेंसी आई और उस वैकेंसी का पता नहीं लगा, वैकेंसी फिल हो गई, मगर वो व्यक्ति खाली था या टाइम पास था या एडवोकेट था, भगवान जाने क्या था, उसने सरकार के ऊपर केस कर दिया कि आर्टिकल 16 का हनन हो गया है मेरा। क्यों, क्योंकि अवसर की समानता प्रदान नहीं की गई। दिल्ली में एक वैकेंसी खाली थी, मगर ये सूचना कर्नाटका तक पहुंची ही नहीं। सरकार ने, अगर ये सूचना मुझ तक पहुंचती तो मैं भी फॉर्म भर सकता था। 12th पास, वो 12वीं, वो 5वीं पास हुआ करता था उस समय, 5वीं पास चपरासी के लिए हुआ करते थे। आखिर में कोर्ट ने सारी बात सुनी और कोर्ट ने कहा बात तो सही है, आप तक सूचना पहुंची नहीं। अफसर की समानता का मतलब, जब व्यापार, अब सबकी समानता का मतलब अफसरों की सूचना पहुंचना भी है। कोर्ट ने 1972 में यह आदेश पास किया था कि भारत सरकार की वैकेंसी एक हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो। राज्य सरकार की वैकेंसी तो राज्य में होनी चाहिए, मगर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का बताता हूँ मैं। केंद्र सरकार की वैकेंसी एक हो, मगर भारत में जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, कम से कम 22 की 22 संवैधानिक भाषाओं के जो अखबार आते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में अखबार आते हैं, उनमें वो आपको रखना ही रखना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट। इसीलिए भारत सरकार ने रोजगार समाचार ही अलग बना दिया। रोजगार समाचार के बाद भी भारत सरकार अपनी वैकेंसीज को भारत के ज़्यादातर सभी अखबारों में बांटती है। तभी भारत सरकार ने रोजगार समाचार को, सर्कुलेशन को बढ़ाया था कि आपको अवसर की समानता चाहिए तो रोजगार समाचार आप पढ़ो। और राज्य के अंदर भी नियम है,
राज्य की कोई नौकरी आती है तो राज्य में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में कम से कम जो टॉप 5 के हैं आपको उसमें वैकेंसी डालनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। और कोर्ट ने कहा अगर राज्य सरकार के पास कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे लगता है तो सब में डाल सकती है, कोई इशू नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने एक वैकेंसी के लिए इतना खर्चा कर दिया। कारण क्या, अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए, जॉब लगे ना लगे, मगर सब तक उसकी सूचना और सब तक ट्रांसपेरेंसी उसको पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या है, उत्तर प्रदेश का केस था, उत्तर प्रदेश की ना वैकेंसी केस में साफ साफ कहा था कि आप लोगों ने जब ना नोटिफिकेशन जारी किया तो आपने एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी निर्धारित कर दी, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सिलेबस होगा, ऐसा होगा, इतनी सीटें होंगी, आपने सब निर्धारित कर दिया, मगर बाद में आप एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये होती है अवसर की समानता, ताकि हमारे संग कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में जो पहले वाली सरकार थी उसमें वैकेंसी निकली और वैकेंसी के लिए अपने बेटे बेटियों को सेट करने में नॉर्म्स के आड़े आ रहे थे, उन्होंने नॉर्म्स में भी चेंजेस कर दी, तो ऐसा ना हो। अभी मैंने बताया आर्टिकल 17 किससे है, आर्टिकल 17 साफ साफ क्या कहता है, आर्टिकल 17 अभी मैंने आपको बताया था ना, ये रिवीजन करवाया था आपको, यहाँ पे रिवीजन करवाया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। तो अस्पृश्यता का अंत है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अवसर की समानता पूछ रहा है, ये तो गलत है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, आर्टिकल 19 संबंधित है राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये बेटा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कुछ और पूछ रहा है। आर्टिकल 18 के बारे में भी मैंने कहा था ना, रिवाइज कर लेते हैं, डाटा अपने पास सारा होना चाहिए, डाटा का यूज करेंगे। तो देखो डाटा यूज हो रहा है, आर्टिकल 18 जो भी बताया था, आर्टिकल 18 यहाँ पे बताना है शायद आपको, आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है कि पदवी का राइट टू एबोलिशन, पदवियों का, ठीक है, टाइटल्स का अंत होगा। टाइटल भारत में कोई स्वीकार नहीं किए जाएंगे, राय बहादुर है, कंपनी बहादुर, ये टाइटल हुआ करते थे, ये कोई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये भी नहीं है, बचा कौन सा, डी। डी ही कहता है, 16 ही कहता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता होगी, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी, आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता उसके साथ काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है, ये हमें देखना है। देखो डिग्निटी एक बहुत बड़ा विषय है कि गरिमा को कौन प्रभावित करता है, डिग्निटी एक बहुत बड़ा विषय है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार अगर पढ़ते हैं, कल अखबार में एक खबर आई थी, एक व्यक्ति है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, वो हिंदू हैं और उन्होंने एक मुस्लिम टोपी लगाई, और टोपी लगाने के बाद मीडिया में कल अखबार डाल दिया था, वो एक प्रॉपर्टी थी उनकी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो एक बैंक को रखना चाहते थे, अपना रेंट पे देना चाहते थे, उसके लिए उन्हें एनओसी पास करवाई गई थी। और एनओसी पास करवाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से ऑफिस में कांटेक्ट किया, उसने रिश्वत वगैरह ली, उन्होंने कहा कि चलो रिश्वत भी दे दी उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोगों ने नक्शा पास कर दिया, तो उस व्यक्ति ने देखा तो उस व्यक्ति ने नक्शा पास भी नहीं किया था। आखिर में उस व्यक्ति पे उनकी भेदभाव हुआ, आखिर में उस व्यक्ति ने, सरकारी अधिकारी ने रिश्वत के पैसे वापस कर दिए उसे, मगर उसको अपमानित किया, और उसके बाद उसने मीडिया में, सोशल मीडिया में आके टोपी लगा ली कि मैं इस धर्म से परेशान हो गया हूं, मैं दूसरे धर्म में जा रहा हूं। सरकार हिल गई, सरकार ने पूरा किया, क्यों, सुप्रीम कोर्ट में वो व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता राइट टू डिग्निटी के विषय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है और भारत का संविधान भी कहता है कि हमें फ्रीडम मिले, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम मिले, मगर वो फ्रीडम को एंजॉय करने की परिस्थितियां ना मिले, हमें अपमानित होना पड़े, गरिमा नहीं हो, तो वहां पे भी हम लोगों का कोई भी सम्मान नहीं होगा, ये कहा गया है। ये इवन ये कई सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेशों में ये भी कहा है कि कोई भी मंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं ना, ये जनता दरबार, उनके दरबार शब्द पे भी आपत्ति है, मगर भारतीय जनता जो है ये ऐसी ही है व्यवस्था, अगर कोई इसको प्रोटेक्ट करे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में तो सुनाया ही है, मगर ये कहा है कि हमें सिंबल बताया है कि भाई दरबार शब्द भी व्यवस्था है, जनता का दरबार तुम लगाओगे, जनता तो तुम ही मालिक थी, तुम्हारी 5 साल पहले जब चुनाव में गए थे। एक हिस्ट्री के टीचर है ना जो इस समय बड़े चर्चा में हैं, उस समय पहले वो कहते थे जनता तुम्हारी मालिक है, तुम नेता के पास ऐसे पड़ जाते हो, वैसे पड़ जाते हो, और जब उन्होंने दिल्ली से खुद चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपनी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के अध्यक्ष को कह दिया कि ये तो कृष्ण के अवतार है। मतलब
परिवर्तन तो है ही है, मगर कोर्ट नहीं परिवर्तन करता। इसीलिए संविधान में बड़ा सोच समझ के लिखा गया है प्रस्तावना में कि व्यक्ति की डिग्निटी की भी व्यवस्था की जाएगी, उसकी सम्मान किया जाएगा बकायदा उसका। और डियर, सम्मान की व्यवस्था तो ऐसी है डियर, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में क्या, जो दोषी है, मुकदमा चल रहा है, उसको भी आप लोग गिरफ्तार करते समय जरूरी नहीं है कि सबको आप हैंडकफ, सबको आप हथकड़ी पहनाओ। हथकड़ी पहनाने की आवश्यकता उसको जो भागना चाहता है, जो हिंसक है, नहीं तो आप तो इसका भी सम्मान करो, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था है। तो डिग्निटी की बात फ्रीडम में नहीं की गई है, समानता में नहीं की गई है, न्याय तो है ही नहीं है, बचा कौन सा, बंधुत्व। हाँ, सही जवाब है आपका, बंधुत्व में की गई है। बंधुत्व की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से कहा गया है कि व्यक्ति की बंधुत्व की, व्यक्ति की रक्षा की जाएगी और व्यक्ति को वो एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिससे वो अपनी डिग्निटी का सुझाव, जिससे अपनी डिग्निटी का बचाव कर सके और अपनी डिग्निटी में व्यवस्था कर सके। और यहाँ पे कुछ और हम देख लेते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम भारत में जो दी गई है, 5 फ्रीडम के भारतीय संविधान में जो फ्रीडम है, 5 प्रकार की फ्रीडम भारतीय संविधान में दी गई है। पहली फ्रीडम दी गई है विचार की, मतलब कोई भी विचार आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरी फ्रीडम दी गई है भाषण की, फ्रीडम दी गई है, आप भाषण दे सकते हो बशर्ते वो हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। दूसरी धर्म की दी गई है, आप धर्म कोई भी मानो, और मैं कह चुका हूं इंडिया में अगर आप, जरूरी नहीं है इंडिया को ही मानो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। विश्वास की दी गई है, आप किसी में भी विश्वास कर सकते हो, आप उस बाबा में भी विश्वास कर सकते हो जो बाबा अपने स्नान से खीर बना के बेचते हैं, खीर बना के प्रसाद में बांटते हैं, आप विश्वास कर सकते हो, आपका मकसद है। सरकार कभी भी आपको ये नहीं कहती है कि आप अपने विश्वास में हेर फेर करो, ये करो वो करो, आपका विश्वास जिसमें है आप उसमें करो। आप पत्थर को पूजो, कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो पत्थर रोड पे मत लगाओ जिसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कतें हों। रेलवे स्टेशन पे जाओ तो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे एक विशेष धर्म का जो है कोई ना कोई पत्थर लगा रहता है, सरकार उसका भी सम्मान करती है। ट्रेन का रूट परिवर्तन कर देगी मगर उस लेटे हुए आदमी को उठाएगी नहीं, क्योंकि विश्वास का मामला है, ठीक है। दूसरा पूजा, पूजा की पद्धति में क्या होगा, आप पत्थर को पूजते हो पूजो, आप किसी व्यक्ति को पूछते हो पूजो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। यहाँ पे है तो फ्रीडम हमारे यहाँ कितनी प्रकार की दी गई है, फ्रीडम दी गई है 5 प्रकार की। समानता, समानता दी गई है, 2 प्रकार की समानता दी गई है इसमें प्रस्तावना में। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, यूपी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कई बार पूछे हैं कि भारतीय प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की दी गई है। तो समानता 2 प्रकार की है, फ्रीडम 5 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की कौन सी है, पहली है अवसर की समानता जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा भी सबकी समान है, ये नहीं है प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा ज्यादा है एक आम आदमी से, प्रतिष्ठा सबकी समान है जो इसमें दी गई है। न्याय, न्याय भारतीय की प्रस्तावना जो कहती है, प्रस्तावना 3 प्रकार की न्याय की बात करती है। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय दिया जाएगा, 14 से 18 में सामाजिक न्याय है। उसके साथ साथ आर्थिक न्याय जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39, उससे सामाजिक, उससे आर्थिक न्याय दिया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चुनाव में वोट डालने के लिए सब स्वतंत्र है, कोई डिग्री नहीं देखी जाएगी, एज देखी जाएगी। 18 साल के आप हो गए तो आप सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। विशेषाधिकार का अभाव जो है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, कोई भी प्रिविलेज आपको नहीं दिया जाएगा। जानते नहीं हो मुझे, मेरा बाप कौन है, ऐसे शब्दों की व्याख्या सिर्फ गुड़गांव के पब में इस्तेमाल हो सकती है। अब भारत के संविधान के अनुसार कोई भी इस व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है इस बात को। और इसीलिए राजनीति के अंदर भी यही व्यवस्था दी गई है, विशेषाधिकार का अभाव, सरकारी पदों का अभाव। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। विशेषाधिकार का अभाव, कुछ समुदाय को विशेषाधिकार होते थे, सरकार ने इस पे पाबंदी लगा दी है। इस मामले में एक भारत सरकार, इस मामले में मैं एक बात की व्यवस्था करता हूं। इस मामले में अभी कुछ मंदिरों में पुजारियों के लिए व्यवस्था थी कि धर्म विशेष के पुजारी होंगे, मगर अभी तमिलनाडु के अंदर आरएसएस के नाम की संस्था है, उसने उत्तर प्रदेश की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसके संग टाई अप करा और कहा कि शास्त्री की जो डिग्री है, शास्त्री का मतलब जो ज्ञान है, व्याकरण का, पंचांग का, धर्म का जो ज्ञान है, इसके लिए डिग्री को यूनिवर्सल बना दो, कोई भी इसको ले सके। और आखिर में उन्होंने तमिलनाडु के अंदर 531 दलित लोगों को भी मंदिर में पुजारी बनाया है, क्योंकि पुजारी का काम धर्म विशेष नहीं होता, कर्म विशेष होता है। कर्म विशेष कोई भी है, तो विशेषाधिकार भारत में नहीं चलता है, याद रखना इस बात को।
तो ये सारी व्यवस्थाएं भारत में बनाई गई हैं। विशेषाधिकार का अभाव, कोई विशेषाधिकार नहीं है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपके दादाजी कुछ भी होंगे, मगर आपको वोट की लाइन में लगना पड़ेगा। और देखते हो वोट की लाइन में हमारे सीजीआई साहब भी लगते हैं, सारे लोग लगते हैं। विशेषाधिकार का अभाव तो किसमें है? बंधुता में है? नहीं, बंधुता में नहीं है। बंधुता में तो हम पढ़ चुके हैं अभी। राइट टू डिग्निटी है। स्वतंत्रता में नहीं है। सभी समान है। इसमें कुछ करने की फ्रीडम है। समानता, विशेषाधिकार का अभाव, यस, समानता, सब समान है, कोई भी नहीं है। वोटर लिस्ट में चुनाव वाले दिन जब लाइन में लोग लग रहे हैं तो मतदाता लग रहा है। मतदाता के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। कोई सीजीआई नहीं लग रहा, कोई मंत्री नहीं लग रहा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लग रहा, कोई नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री जी भी लाइन में लग के चुनाव में वोट डालते हैं। विशेषाधिकार का भाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है अपनी पात्रता पूरी करके, कुछ शर्तों को पूरी करके। कोई जाति, कोई विशेष धर्म, कोई स्थान, कोई महत्व नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अपना प्रचार कर सकता है। मतलब विशेषाधिकार का भाव ये हमें बताता है समानता की तरफ। समानता क्या करती है? समानता दो प्रकार के विशेषाधिकार का भाव में स्थापित करती है। विशेषाधिकार का भाव कैसे? अवसर की समानता स्थापित करके विशेषाधिकार का भाव खत्म हो जाता है। दूसरा, प्रतिष्ठा की समानता करके खत्म हो जाता है। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मैंने तो अखबार में पढ़ा। जो ग्राम न्यायालय होते हैं, विलेज कोर्ट होते हैं, विलेज कोर्ट सबसे ज्यादा स्थापित, सबसे पहले स्थापित हुए बिहार में। और विलेज कोर्ट बिहार में सबसे ज्यादा काम भी कर रहे हैं। बिहार में गरीबी भी है, पिछड़ा राज्य भी है, इसीलिए वहां की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये गांव में खुद कोर्ट जाता है, उनके घर के आगे पेड़ के नीचे बैठता है। एक गाड़ी होती है उनके आगे, पेड़ के नीचे बैठता है, सारी कानूनी प्रक्रिया होती है। आप सिंपल शब्दों में अपने मुंह से आप बताओ क्या हुआ है आपके साथ, आपका सुझाव किया जाएगा स्टोर पे। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई वकील की जरूरत नहीं। करना चाहते हो रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारा काम ग्राम न्यायालय कर रहा है। एक ग्राम न्यायालय किसी गांव में गया था। किसी गांव में जाने के बाद वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे अदालत लगा दी गई। और पेड़ के नीचे अदालत लगाने के बाद चबूतरा बनाते हैं ना पेड़ के पास, पक्का, वो चबूतरा पक्का बना हुआ था, उस पे पहले टेबल रखी गई, टेबल के साथ कुर्सी लगाई गई। तो वो चबूतरा ही जमीन से करीब 4 फुट ऊपर था। उसके बाद टेबल भी 3 फुट की हो गई। और उसके बाद जज साहब बैठे हैं और प्रार्थी नीचे खड़ा हुआ है और हाथ जोड़ के उसे बता रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। प्रतिष्ठित अखबार है बिहार का प्रभात खबर। प्रभात खबर ने इसको छापा। जब मैं पटना में था तब मैंने पढ़ी थी ये खबर। प्रभात खबर ने छापा और उसने कहा कि मिलॉर्ड नहीं है, ये जज नहीं है, ये साक्षात आसमान से उतरे खुदा हैं जो न्याय कर रहे हैं। और बिहार के पटना हाई कोर्ट ने इसको लिया और उस न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त किया कि व्यक्ति सामने आपके पहले हाथ जोड़े खड़ा है, हाथ जोड़ के आपने क्यों खड़ा करा? दूसरा, आपने इतना ऊंचा मंच बना दिया है, ये मंच से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप औरों से सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका विशेषाधिकार है? नहीं। ग्राम न्यायालय की प्रतिष्ठा क्या कहती है? सभी को समान होना चाहिए। आपकी मेज नीचे लगनी चाहिए थी, मेज का अधिकार दिया है क्योंकि काम करने में सहूलियत है, मगर आपको अधिकार ये नहीं दिया गया। इतनी सी बात थी और इतना सा इश्यू उठा, क्या सेंसिटिव है। और गार्जियन को, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन किसको बनाया है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को बनाया है। तो इसीलिए न्यायालय देखता है, आम आदमी नहीं देखता ना। राजनेता देखते हैं, राजनेता तो चक्कर में पड़ते ही नहीं है। नेक्स्ट, संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को, डियर ध्यान रखना, हमारी प्रस्तावना आपको जान के बड़ा गर्व होगा। मुझे नहीं पता गर्व होगा नहीं होगा, अगर भारतीय हो तो गर्व होगा ही होगा। हमारी प्रस्तावना का जो प्रारूप है ना, विश्व में सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना लिखी थी यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखी थी प्रस्तावना। उसके बाद विश्व के सभी संविधानों ने प्रस्तावना को टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी था वो अपनाया अपनी इच्छा के अनुसार। कोई इशू नहीं है, हर कोई कंट्री स्वतंत्र है। मगर भारत ने जब प्रस्तावना को अपनाया और भारत ने इस प्रस्तावना के मॉडल को यूएसए से लिया, मगर जो प्रस्तावना की भाषा थी, जो लय थी, जो शब्दों का चयन था, जो शब्दों का स्थान था, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, मगर उसमें भी भारतीयकरण डाल दिया। कुल मिला के हमारा संविधान में प्रस्तावना हमारी सेट हो गई। कोई बात नहीं। अभी तक के विश्व के सबसे बड़े संविधानकार, इतिहासकार, जो संविधानों का इतिहास लिखा है, उन्होंने सबसे ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा है, वो है जे ऑस्टिन। जे ऑस्टिन, इस पे भी हम बात करेंगे, क्वेश्चन जे ऑस्टिन के आते हैं। जे ऑस्टिन, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैं चाहता हूं
कि भारत में कि वर्ल्ड का कोई भी देश अगर संविधान बना रहा है और संविधान में वो प्रियम्बल प्रस्तावना रखना चाह रहा है तो उसे एक बार भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेना चाहिए। मेरे जीवन काल में इससे सुंदर, इससे प्रतिष्ठित, इससे सुस्पष्ट कोई भी प्रस्तावना आज तक नहीं आई है। जे ऑस्टिन कहते हैं, और जे ऑस्टिन जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो वो भारत का नाम लेते हैं। ये है भारत की डिग्निटी। भारत के पास विद्वता की कमी नहीं है, भारत के पास किसी भी प्रकार की अकल की समझ की कमी नहीं है। भारत के पास कमी है तो एक ही बात की कहीं ना कहीं अभी भी समानता भारत में आई नहीं है। मंचों का इस्तेमाल कुछ ही लोग अपने बार बार कर रहे हैं, नए विचारों का सम्मान नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की सम्मानित है, मगर इसी प्रस्तावना को कईयों ने अलग अलग रूप से समावेशित किया है। कहते हैं ना 14वीं का चांद, 14वीं का चांद सबसे बड़ा चांद होता है। कोई गुलाब की प्रशंसा में गुलाब का नाम लेता है कि आप गुलाब की तरह हैं, तो ये एक सकारात्मक होता है। जैसे आप समास पढ़ते हैं ना, समास का मुझे नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में, जैसे आप कहते हैं ना चतुरानन, जिसके चार हैं आनंद चतुरानन। जब किसी को आप चतुरानन बोलते हैं, या जैसे किसी को हम नारद बोल देते हैं, तो हम समझ जाते हैं झगड़ा करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रतिष्ठित कुछ शब्द होते हैं, वो दिए गए हैं हमारी प्रस्तावना को। संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया है हमारी प्रस्तावना को। तो संविधान की राजनीतिक कुंडली का ये थोड़ा सा आंसर आप कोशिश कीजिए देने की, नहीं तो मैं दे ही दूंगा, मगर ये आंसर आपको जो किताबों में नहीं पाएगा, मगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे तो उसमें होगा। आप इसका क्वेश्चन ढूंढिए, इतने में आपको थोड़ा सा डिलीवर और करता हूं मेटल। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद किसको कहा गया है, अगर पूछा जाए आर्टिकल तो आप लिखना 32। अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो होगा ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने कहा है कि अगर पूरा संविधान आप पढ़ते हो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो आप संविधान की आत्मा को भी देख सकते हो। और इसका आंसर संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है डियर, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा था कि हमारी प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। और इसी के साथ साथ एक और देखते हैं, एक और महान वैज्ञानिक, एक और महान कानून के जानकर हुए, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल और कुछ नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। और ये किसने कहा था, भारत के सर्वश्रेष्ठ जो क्या नाम है, कानून थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, एन पालकीवाला। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो है कौन, वो है हमारा, एन पालकीवाला ने कहा आइडेंटिटी कार्ड है ये हमारा। तो यहाँ पे हम जान चुके हैं एक नई टर्म राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने कहा, के एम मुंशी ने। तो नेक्स्ट चलते हैं, केशवानंद भारती विवाद। भारत का सबसे विवादित विवाद है, भारत की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो बैठी है केशवानंद भारती में बैठी है। 13 न्यायाधीश को बैठाना पड़ा था इसमें, 13 न्यायाधीशों को, इतना ये विवाद उलझ गया था। मगर ये विवाद आज भी माइलस्टोन है, केशवानंद भारती विवाद। और केशवानंद जो थे केरल के एक मंदिर के महंत हुआ करते थे, मठाधीश हुआ करते थे। मगर इन मठाधीश ने ऐसी ऐसी बातें रखी कोर्ट में, किसी ने कहा है ना विद्वता, और भारत में तो विशेष तौर पर यार, भारत में तो क्या वैसे पूरे विश्व में है, मगर भारत की शिक्षा व्यवस्था तो खैर है ही ऐसी कि आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से कोई फायदा नहीं होता, बस एक प्रमाण पत्र मिल जाता है आपको। ठीक है, तो शिक्षा किसी के पास हो सकती है, ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, ज्ञान को डिग्री के मोहताज की जरूरत नहीं है, मगर डिग्री एक फिर भी ज्ञान पे एक मोहर लगा देती है, राजनीतिक मोहर लगा देती है। केशवानंद भारती तमिलनाडु के एक मठ के मठाधीश हुआ करते थे। जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड इस समय फेमस है, चर्चा में है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है, कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए, धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, समाज के लिए जमीन दान करना चाहता है तो वो वक्फ बोर्ड को दे देता है। वक्फ बोर्ड उस व्यक्ति के बिहाफ पे उसका इस्तेमाल करता है, धर्म को आगे बढ़ाने में, लोगों की समाज में सेवा के लिए इस्तेमाल करता है।
ऐसे ही केरल में मठाधीश थे, केरल में जो जमीन दी गई थी उस मठों को, उसके मठों से, उसकी मठों से, उसकी उपज से, उसका इस्तेमाल करके वो अपना पालन पोषण कर सके, अपने धर्म को प्रचारित कर सके, उसी धर्म पे उंगली रख दी थी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने। जब ये उंगली पूर्व प्रधानमंत्री जी ने रखी तो वो मठाधीश थे, अपनी धर्म की रक्षा के लिए वो साफ साफ कहते हैं जमीन अमीन से हमें क्या लेना, हमें तो जमीन में जल जाना है, हम तो दफन भी नहीं होते। मुद्दा यह है धर्म की जो जमीन दी गई है वो पवित्र काम के लिए दी गई है और सरकार उसको ले रही है। तब ये केशवानंद भारती का विवाद आया था। 13 अभी तक की सबसे बड़ी जो बेंच है 13 जजों की वो बैठी है, संवैधानिक बेंच बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है केशवानंद भारती में। और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था आज भी कई मुकदमों में चलती है। कई वकील सुप्रीम कोर्ट में आज भी केशवानंद भारती विवाद में दिए गए बयानों को, दिए गए स्टेटमेंट को, दिए गए प्रूफ को, दिए गए बातचीत को, दिए गए सीक्वेंस को वो आज भी रखते हैं अपनी केस फाइल में। तो इतना बड़ा था। तो ये संबंधित पहला क्वेश्चन, ये संबंधित क्वेश्चन है केशवानंद भारती विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो बताइए किससे संबंधित था। ऑप्शन फर्स्ट है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रियम्बल है। सेकंड ऑप्शन है एक राज्य के रूप में गोवा का गठन। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। केशवानंद भारती विवाद में ही द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती विवाद में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये याद रखना। तो गोवा से तो कोई संबंध है नहीं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, केरल के रहने वाले थे वो, गोवा से तो कोई संबंध है ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, एक मठाधीश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने न्यायालय के अंदर किसकी नियुक्ति करी है, किसकी नियुक्ति नहीं करी है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्या लेना देना उन्हें, सरकार का काम है। तो ये भी नहीं हो सकता। बचे दो, प्रिय प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन करोगे तो सरकार चली जाएगी। राजनीति के लिए ये बिल्कुल प्रतिष्ठा का विषय है, राजनीति के कर्तव्य बनाए गए हैं, एक मठाधीश को इससे भी क्या मतलब हो सकता है। तो ये भी नहीं है उन्मूलन। बचा कौन सा? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। इस पे वो कोर्ट गए थे कि प्रस्तावना का उत्तरदायित्व कहा गया है, संपत्ति का अधिकार कहा गया है, इसी के अंदर अवसर की समानता की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, सारी बातें की गई हैं और सरकार ने इसके बाद ऐसी कंडीशन ला दी है। तो केशवानंद भारती साहब कोर्ट में गए थे, मुद्दा जमीन का ना हो गया, एक तरह से अपने अधिकारों का था, एक व्यवस्था का था। और ये मुद्दा इतना चर्चा में आया, इतना चर्चा में आया कि आज तक ये माइलस्टोन माना जाता है। प्रस्तावना से संबंधित ये मुद्दा था, विवाद था, और ये मुद्दा ऐसा था कि आज भी इसको माना जाता है माइलस्टोन। हम लोग भी पढ़ते हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं केशवानंद भारती का। और ध्यान रखना, सबसे बड़ी जज की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी में बैठी थी। 13 जज बैठे थे एक साथ और उन्होंने इसका फैसला सुनाया था। और कहीं ना कहीं इसके फैसले के सुनाने में उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया था। एन पालकीवाला जो बहुत बड़े लॉयर हैं, एन पालकीवाला जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में साफ लिखा, अगर क्योंकि वो भी उस समय उसके एक पक्ष के जो थे वो वकील थे उस समय, उन्होंने साफ लिखा अगर न्यायाधीश अब और बहस की उम्मीद करते तो हम इसको और खींच सकते थे, मगर उन्होंने साफ साफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इसको बंद करवाया और आखिर में जीत सरकार गई थी। ठीक है, मगर वो सरकार के जीतने का रास्ता भी ऐसा हो गया था कि सरकार को भी अपनी जीत पे मोहर 24वें संविधान संशोधन के बाद ठप्पा लगवाना पड़ा अपनी मोहर पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कल जो मेरा टॉपिक था प्रेसिडेंट का, तो मैंने आपसे कहा था पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट से भरा पड़ा है। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 395। एक मात्र पहला अनुच्छेद छोड़ दो तो 2 से लेकर 395 तक कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति है। ठीक है, 2 से शुरुआत हो जाती है राष्ट्रपति की, बस पहले अनुच्छेद में राष्ट्रपति नहीं है। पहला अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पहला अनुच्छेद पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र हैं, और इसी में पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो क्या बताएगा? सबसे पहले इंडिया के बारे में बताएगा, इंडिया क्या है क्या नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहली बुक पढ़ते हैं, प्रदीप सर की फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले वो बताते हैं ना कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। ये मैथमेटिक्स नहीं है, न्यूमेरिकल तो है मगर मैथमेटिक्स नहीं है, क्या फर्क है क्या नहीं। ऐसे ही हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक सबसे पहले क्या बताएगी? व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है। इंडिया को समझना आसान है क्या? अभी केरल में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े महान लेखक हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शशि थरूर, उन्होंने भी एक अपने स्टेटमेंट में कहा था भारत को अभी तक कोई समझ नहीं पाया, हम क्या समझेंगे। भारत इतनी भाषाएं हैं, जाति है, कोस कोस पे वाणी बदलती है, 2 कोस पे पानी बदलता है, इतने हम क्या समझेंगे। इसीलिए भारत के लिए कुछ लिखना जरूरी था कि भारत पे खड़ा हुआ
भारत पे समझदार भारत को समझने के लिए कोई चौक पे खड़ा हुआ हवलदार अपनी अलग डेफिनेशन ना निकाल दे, कोई क्लर्क अपनी डेफिनेशन ना निकाल दे, कोई जज अपनी डेफिनेशन ना निकाल दे। इसीलिए सबसे पहले भारत को कहा गया, क्लियर किया गया आर्टिकल 1 में, व्हाट इज इंडिया। इंडिया क्या होगा? इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारे यहाँ अमेरिका की तरह फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे फेडरेशन और यूनियन को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे दोनों संघ कहते हैं, मगर संघ की परिभाषा अलग है। यूएसए में यूएसए यूनाइटेड, यूनाइटेड है, बांधा गया है किसको? स्टेट्स को। किसके स्टेट्स हैं? अमेरिका के। यूएसए में 50 स्टेट मिलकर बनाया था गठबंधन, तब नाम आया था यूएसए, और उन्होंने कहा था मिलकर बना रहे हैं गठबंधन यूएसए को। अगर हम कुछ दिन चलाएंगे, व्यापार में अगर कोई दिक्कत ना हुई, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें कोई कंटिन्यू हुई, कोई दिक्कत हुई, तो हम अलग हो जाएंगे। मगर भारत में जो भारत का गठन है, फेडरेशन यूनियन ऑफ द इंडिया है, ना तो इसके लिए कोई समझौता कराया राज्यों ने, ना ही राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार है। ध्यान करना, कभी साउथ के राज्य, एक साउथ का एक राज्य कहा करता था हमारी संस्कृति अलग है, हम नॉर्थ हम पे राज नहीं कर सकता है, हम नॉर्थ से भी पुराने हैं। बाकी फैक्ट है, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है, वो ही पाल रहा है, बल्कि नॉर्थ के स्टेट्स को वो अलग अलग एक ही राज्य पाल रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर इंडस्ट्री भी सबसे ज्यादा ही है। धर्मपुरी उसका जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है काफी डेवलप है। और इसी के साथ साथ ही व्यवस्था बनाई गई थी पंजाब में कभी मास्टर ताराचंद जी 1920 में अकाली दल की स्थापना जो की गई थी, अलग पंजाब के लिए की गई थी स्थापना, मगर अब भी वो बात नहीं करते। और इसके ऊपर हमारे जो भारत का सिर माथे पे बैठा है कश्मीर, कश्मीर में भी एक दल कहा करता था कश्मीर और कश्मीरियत अलग है, अब वो भी ये बात नहीं कहता कश्मीर और कश्मीरियत अलग है। अभी उनकी फोटो 26 जनवरी पे, वो उनकी फोटो, उनके टेबल की, उनके ऑफिस की फोटो आई थी, उससे पहले वहां पे 2 फ्लैग रहा करते थे, और भारत का फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग भारत का, वो नीचे रहा करता था, उसका छोटे प्रतिरूप था, और उनके राज्य का जो फ्लैग था उसका बड़े प्रतिरूप रहा करता था। अब 26 जनवरी को उनकी फोटो आई थी, सब अखबारों ने छापी थी, एक ही फ्लैग है भारत का, 2 निशान 2 प्रधान अब नहीं चलेंगे भाई, अब एक ही चलेगा, 2 निशान 2 प्रधान नहीं, एक निशान एक प्रधान चलेगा, 2019 से चलेगा। अखंड भारत का निर्माण है, भारत में आप आ सकते नहीं हो, भारत में आप आए नहीं हो, भारत में समझौता नहीं हुआ है, आप भारत का हिस्सा थे सबसे पहले से, और आप अलग भी नहीं हो सकते। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 1, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित, अनुच्छेद 2 जो है किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का पार्ट फर्स्ट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें 4 ही अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। एक को हमने पढ़ लिया, अब अनुच्छेद 2 की बात कह रहा है, 2 क्या होगा? देखो, भारत में 2 और 3 में थोड़ी कंफ्यूजन पाती है। ये भारत है, ये भी भारत है। आर्टिकल 2 की बात करें तो भारत की सीमा से बाहर जो भाग भारत में मिलाए जाएंगे, आर्टिकल 2 में उनकी बात की गई है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना, उसकी बात की गई है आर्टिकल 2 में, कि नए राज्यों का प्रवेश होगा और उसकी स्थापना होगी आर्टिकल 2 में। जैसे नेपाल, जैसे जैसे क्या, पीओके तो खैर हमारा ही है, पीओके तो क्या होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो क्या सरकार लेने का इरादा भी नहीं करती है, पाकिस्तान को जरूर इरादा करती है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमसे ही निकला है, और उसके बाद उसकी सारी समस्याएं हमसे हैं। पाकिस्तान का कभी आप डिफेंस सिस्टम को कभी देखना, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। मोहम्मद गोरी ने जब हमला किया तो भारत में रहने वाले पाकिस्तानी जो मूल ओरिजिन थे, पाकिस्तानी भी तो हिंदू ही थे यार, सारे के सारे पहले हिंदू ही थे, सारे के सारे पहले, ये तो इस्लाम तो हम तो भारत में बाहर से आया, हिंदू ही थे, और उस पर भी हमला किया, गोरी ने भी उन पर हमला किया, गजनबी में हमला किया। मगर आज वो अपने डिफेंस सिस्टम में क्या रखते हैं? शाहीन, गौरी, गजनवी, ये रखते हैं अपने वो एटॉमिक वेपन का नाम। कारण क्या? वो सोचते हैं इन्होंने भारत पे हमला किया, मगर आप पे भी हमला किया। तो अगर कल को पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनता है, नेपाल भारत का हिस्सा बनता है, तो आर्टिकल 2 से बनेगा, क्योंकि वर्तमान में वो भारत का हिस्सा नहीं है। मगर भारत की सीमा में अगर किसी राज्य को तोड़ा जाता है, नए राज्यों को बनाया, जैसे पंजाब से अलग हुआ हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग हुआ हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, ठीक है, बिहार से अलग झारखंड हुआ 2000 में, यूपी से अलग उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ हुआ। तो ये जो हुए हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हुए हैं, भारत की सीमा में हुए हैं, तो ये होगा आर्टिकल 3 में। ये फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे हमने देख लिया, आपका जवाब सही था बिल्कुल, गलत जवाब आप दे ही नहीं सकती हैं, ये हमें पता है। कई लोगों का ना बेस बड़ा मजबूत होता है डियर, उन मजबूत बेसों में से आप लोग आते हैं, जो आप जवाब देते हैं। जवाब पता है कौन देता है? जिसका बिल्कुल क्लियरिटी होती है कंसेप्ट में, वो ही दे पाता है। एक मेरा दोस्त है, उससे आप किसी भी मसले पर बात कर लो, उससे यही बात कर लो ना, यार तेरा नाम क्या है, तेरे नाम का मीनिंग क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बेस नहीं है। और
एक दूसरा उसी का भाई है छोटा, उससे आप बात कर लो, दिल्ली पुलिस पे, यूपी पुलिस पे, पुलिस की तैयारी कर रहा है वो, टिकटॉक चीज है क्लियर, क्योंकि उसके दिमाग में स्ट्राइक यहाँ कर रखा है और उसने सब चीजों को यहाँ बसा रखा है दिल में। इसका और इसका रास्ता बड़ा छोटा सा रास्ता है, अगर यहाँ कुछ चीजें हैं तो यहाँ तक आ ही जाएंगे, जब यहाँ ही चीजें खाली हैं तो कैसे आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा क्लियर कंसेप्ट है आपका। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन को व मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, नए राज्यों का गठन है और मौजूदा मतलब इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो अभी हमने पढ़ा 3, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 की बात की जा रही है। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखो भारतीय संविधान में नागरिकता क्या होगी इसके बारे में कुछ लिख दिया था, मगर जब भारतीय संविधान ने नागरिकता को लिया उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बदला बदली चल रही थी, ये खेल चल रहा था, तो उस समय कुछ चीजें क्लियर नहीं थी। तो इस समय क्या किया गया, संविधान में जो चीजें लिखी गई वो तो लिख दी गई, मगर इसके अलावा जो चीजें बची हैं उसको अलग से एक्ट बनाया गया और उसमें नागरिकता के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। नागरिकता भारत में 5 तरीके से नागरिकता को ले सकते हैं हम, 5 तरह से भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है, 5 तरीके से, और 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे नागरिकता ली जा सकती है, नागरिकता जिसके पास है। तो ये बाद में एक एक्ट पास हुआ उसमें लिखा, और एक्ट ये कब हुआ, जवाब दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा आप लोग, कब हुआ ये एक्ट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आजादी के तुरंत बाद 1955 में एक्ट बनाया गया तुरंत, और 1951 में किया गया, 50 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ही भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कर दिया गया। कर दिया गया 1951 में। आज का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सेट में 25 क्वेश्चन थे जो 2 क्लासों में पूरे हो गए हैं। कारण क्या, इसकी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, और इसके साथ कंसेप्ट भी डिलीवर कर देते हैं हम लोग। तो विजय सर हैं या मैं हूं या कोई भी है, वट किसी से भी आप पढ़ते हैं डियर, तो आप लोग प्रोफेसर की बात को भी सुनिए। कई लोग मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में साइलेंट करके आंसर पे जाते रहते हैं। आंसर तो आपको किताबों में मिल जाएगा, मगर लेक्चरर की, टीचर की जगह कोई नहीं ले पाएगा। अगर खाली किताबें ही कुछ काम करती, ज्ञान देती, तो भारत सरकार स्कूल नहीं बनाती, कॉलेज नहीं बनाती, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाती। भारत सरकार जगह जगह लाइब्रेरी बनाती, जगह जगह वो बुक प्रोवाइड करवा देती। टीचर की वैकेंसी आती ही नहीं। शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को किस प्रकार इंटरप्रेट करना है, किस प्रकार समझाना है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लाइफ समझाना है, अकॉर्डिंग टू राष्ट्र के अकॉर्डिंग समझाना है, ये सारी की सारी बातें टीचर पे डिपेंड करती हैं। ध्यान रखना इस बात से, है ना, इसीलिए बनाए गए हैं प्रोफेसर्स को। भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से कीजिए। अभी बताया ना, भारत के नागरिक बनने के 5 रास्ते हैं जिनसे भारत का नागरिक आप बन सकते हो। उसमें से एक रास्ता कौन सा है, देशीयकरण का रास्ता है। एक रास्ता कौन सा है, पंजीकरण का रास्ता है, पंजीकरण से भी बन सकते हो। एक रास्ता जन्म से नागरिकता का है, एक रास्ता जो है वो है किससे, वंश द्वारा नागरिकता से है, ये है। और एक रास्ता और निकलता है नागरिकता का। नागरिकता का जो एक रास्ता निकलता है वो नागरिकता के कानून से नहीं निकलता है कि आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है, बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, ये है। मगर संपत्ति के अधिग्रहण के मामले से नागरिकता भारत में नहीं काम करती है, संपत्ति के मामले में नागरिकता काम नहीं करती है। मगर ये कंसेप्ट भी चला दिया है अमेरिका ने। अगर आपने मेरा कल का शॉर्ट देखा होगा तो जो शॉर्ट मैंने बताया था उसमें यही बात हुई थी, नागरिकता किसी भी देश के लिए सेंसिटिव विषय होता है। मुस्लिम कंट्रीज में जो गाजा में मुस्लिम फंसे हुए हैं, उसको मुस्लिम कंट्री ने, जो कहते हैं कलमा का संबंध है, उसके बावजूद मिस्र ने, राहा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं वो लोग, मिस्र ने, जॉर्डन ने उन्हें पनाह नहीं दी है। क्यों, नागरिकता एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ध्यान रखना इस बात को। जो भारत में राजनीतिक दलाल नागरिकता अपने वोट बैंक के लिए, किसी को भी, जो म्यांमार से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो कॉमन हमारी संस्कृति थी, ये बात और है, मगर आज जो मिल रहे हैं वो नागरिकता में भारत की राष्ट्रीयता की, समाज से, भारत की अखंडता से, भारत की सुरक्षा से वो समझौता कर रहे हैं। मगर भारत में इस बात को कोई समझ नहीं रहा है किस प्रकार से। दिल्ली में सरकार चेंज हुई है, आज ही आया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाया जाएगा। बहुत जरूरी है डियर, याद रखना, जिस देश में जो व्यक्ति जन्मा है उसका लगाव उसी देश से हो सकता है। हम लोगों ने भारत की सीमा पे जन्म लिया है, भारत की भूमि पे जन्म लिया है, भारत के प्रति हमारा लगाव होगा। मगर मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, हम लोगों ने जन्म हरियाणा में लिया है,
अगर हरियाणा और यूपी का कभी विवाद हुआ तो हमारा झंडा हरियाणा के लिए बुलंद होगा, आवाज हरियाणा के लिए कहेगी, दिल से आवाज आएगी, हरियाणा जीते। जो मेरी बात सुन रहे हैं बिहार में, अगर बिहार और यूपी का, या बिहार और यूपी तो छोड़ो, बिहार और झारखंड, झारखंड बिहार से तो निकला है, बिहार झारखंड के लोग बिहार के तो हुआ करते थे, इनका ही खून पानी एक ही, एक तरह से रोटी बेटी का संबंध इनका है अच्छी तरीके से। अगर आज झारखंड और बिहार का भी मैच होता है ना अगर, तो जो बिहार का व्यक्ति है उसके दिल से जगह एक ही आएगी यार, अपनी टीम जीते। कारण क्या, मातृभूमि से लगाव होता ही होता है, और संपत्ति के माध्यम से मातृभूमि से लगाव वो बेच रहे हैं कौन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आज ही का मेरा, कल का मैंने शॉट डाला था, आज देखना आराम से उसको, उसको देख रहे हैं वो। तो कोई भी 43 को भारतीय रुपए में 43 करोड़ के आसपास है, और 50 लाख डॉलर दीजिए डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की नागरिकता लीजिए, एंजॉय कीजिए अमेरिका को। नागरिकता को उन्होंने व्यापार बना दिया है, मगर भारत में संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता नहीं हो सकती है। भारत में नागरिकता एक सेंसिटिव विषय है, बहुत सेंसिटिव। और चाणक्य सही कह गए हैं, इस बात को गलत नहीं कह गए हैं। चाणक्य ने जब अपने चंद्रगुप्त की जो है शादी करवाई, सैल्यूकस के सेनापति सैल्यूकस के सेनापति निकोटर की लड़की हेलेना से करवाई, तो हेलेना भारत में बन गई, उनकी रहने लगी, मगर वो हेलेना पे नजर रखते थे। चंद्रगुप्त को जब हेलेना ने बताया कि आपके प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त मुझ पे नजर रखते हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो उन्हें थोड़ा सा अचंबा लगा, और उन्होंने कोर्ट में ये बात उठाई, कोर्ट का मतलब इसका रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में ये बात उन्होंने उठाई। और राज दरबार में चंद्रगुप्त ने साफ कहा कि हेलेना को मैंने पहले दिन कहा था कि आप राजा की पत्नी हैं, मगर दरबार की रानी नहीं है आप, क्योंकि आप विदेशी मूल की हैं कहीं ना कहीं, और आप नहीं बन सकती हैं भारत की। और इसीलिए मैंने, मेरा नज़र रखना उसका ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मित्रता कितनी हो गई है यूनान से, मगर यूनान की जो नीति है, राजनीति है, वो विस्तारवादी है, वो कभी ना कभी जरूर पलटेगी दोबारा भारत में आने के लिए। और देखो वो पलटी भारत में आने के लिए। विम कोडिप्स को आप पढ़ते होंगे, वो जो राजा था, कुषाण वंश का जो राजा था, वो भारत दोबारा आया, उसके बाद हमला किया भारत पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि नागरिकता बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो डियर, आज की महफिल हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, कैसी नहीं लगी है आपको। और मेरा शायद वेडनेसडे या लास्ट वेडनेसडे या ट्यूसडे तक ही आपका संबंध है, तो वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारी क्लास अभी खत्म होने के बाद तुरंत 9 साढ़े 9 बजे आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, UPSC विद नवीन अग्रवाल पे। बाकी क्लासेस में 2-3 होती हैं, आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। नया बैच और आ रहा है हमारा RO ARO का जो हरियाणा के बच्चे हैं, महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो फॉर्म भर ले। पहली बात तो ये है, RO हर 2 साल में आता है, खैर अब तो फॉर्म भरे गए हैं इस बार यूपी के, तो वैकेंसी कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाइसनेस नहीं है जैसे मध्य प्रदेश में है। हरियाणा की 3 लड़कियां यूपी PCS में टॉप कर गई थी, हरियाणा के यूपी के लड़कों ने विरोध करा था। आयोग ने एक ही बात कही, जिसमें होगा जो दम जीतेगा वही। लड़कियों की आंसर शीट ऐसी है, आंसर मिले हैं, और बाकायदा वो बाद में गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉपी देखने के बाद कह दिया कि वैलिड है। आज वो तीनों लड़कियां हरियाणा की, पानीपत की एक लड़की है उसमें, तो एक लड़की हिसार की है, एक शायद लड़की समालखा की है, वो तीनों लड़कियां आज भी यूपी में कर रही हैं। तो आप लोग भी यूपी के फॉर्म भर लिया, फिर हरियाणा वाले धावा मार दो यूपी में। यूपी हरियाणा वाले के पास ना सारे संसाधन भी है। दूसरा, वो जो RO ARO का बैच मंडे से नहीं, शायद ट्यूसडे से चलेगा कंफर्म, मंगलवार से, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा, देखिएगा। उसमें जो GS का लेवल होगा ना डियर, वास्तव में जो SSC में जो GS का लेवल आ रहा है, हरियाणा में GS का लेवल आ रहा है, या हरियाणा PCS का लेवल है, हरियाणा में जो टीचर का लेवल है, नेट का लेवल है, JRF का लेवल है, वो उस लेवल को मैच करेंगे हम लोग। तो और विद्वता कहीं ना कहीं काम ही आती है। अगर आप बन गए तो आप अधिकारी बन जाएंगे, नहीं बने तो हमारी तरह टीचर बन जाएंगे। यही काम हो सकता है, और क्या काम हो सकता है। इन्हीं सब बातों से आज हम समाप्त करते हैं, रात होने वाली है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, भरपूर नींद लीजिएगा। कल मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। थैंक यू गिलास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिएगा UPSC विद नवीन।